हेलो एवरीवन, +1 बिजनेस स्टडीज़ के इस लेक्चर में जो हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जा रहा है, इसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज जो हमने पढ़ना है वो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन यानी साझेदारी का आज हम मूल्यांकन करेंगे। इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थात अगर साधारण शब्दों में मैं आपको कहूँ तो हम इसके लाभ भी समझेंगे, इसकी सीमाओं या इसकी हानियों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको स्पष्ट किया था कि साझेदारी एक ऐसा व्यापार है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने का अनुबंध करते हैं, मिलकर व्यापार में पूंजी लगाते हैं और मिलकर व्यापार का संचालन करते हैं। जो भी लाभ या हानि होती है उसका आपस में बंटवारा करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इस साझेदारी व्यापार के क्या लाभ होते हैं, इनको हम करेंगे। तो सबसे पहला जो लाभ इसका आता है वो है सुगम स्थापना, इजी फॉर्मेशन। देखिए, जो साझेदारी है इसको बनाना बेहद सरल है, बेहद आसान है। आप जब मर्जी चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ क्या कर सकते हैं, साझेदारी बना सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई बहुत ज़्यादा कानूनन औपचारिकताओं को पूरा नहीं करना पड़ता, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती। थोड़ी सी कार्यवाही करके आप आसानी से अपने मित्र के साथ या अपने किसी रिश्तेदार के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझेदारी कर सकते हैं। कुल मिला के जो साझेदारी का पहला लाभ है वो ये है कि इसको बनाना बेहद आसान है, इसकी स्थापना बेहद सुगम है। जो दूसरा इसका जो लाभ आता है वो है संतुलित निर्णय, बैलेंस्ड डिसीजंस जिनको कहा जाता है। क्योंकि साझेदारी में बहुत सारे लोग स्वामी होते हैं, अर्थात अनेक व्यक्ति स्वामी होते हैं। वो मिलकर सोच विचार करके निर्णय लेते हैं। इस कारण से जो निर्णय हैं उनके सही होने की संभावना कहीं ज़्यादा होती है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि एक आदमी अगर कोई निर्णय लेता है तो उसमें गलती की संभावना बनी रहती है, लेकिन यहाँ साझेदारी में क्योंकि बहुत सारे लोग स्वामी हैं और वो मिलकर विचार विमर्श करने के पश्चात निर्णय लेते हैं, इसीलिए उनका जो निर्णय है वो संतुलित होता है। तीसरा जो इसका लाभ आता है, जो इसकी हमें मेरिट्स है, वो है अधिक वित्तीय साधन। ये जो ये साझेदारी व्यापार है इसमें अनेक व्यक्ति स्वामी होते हैं, वो मिलकर पूंजी लगाते हैं। इसीलिए इस प्रकार के व्यापार में जो है वित्त ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा किया जा सकता है, क्योंकि जैसे 4 या 5 स्वामी होंगे वो मिलकर पैसा लगाएंगे तो जो पूंजी है व्यापार में, जो विनियोजित धन है, जो अमाउंट इन्वेस्टेड है, उसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेस आर देयर। यानी यहाँ पे अनेक व्यक्ति स्वामी होने के कारण वो मिलकर पूंजी लगाते हैं, जिससे कि जो पूंजी है, जो कैपिटल है, वो भी व्यापार में ज़्यादा लगाई जा सकती है। जो चौथी जो इसकी जो मेरिट आती है वो है जोखिम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ रिस्क। इस प्रकार के व्यापार में या साझेदारी में एक लाभ ये भी होता है कि लाभ जो है वो सभी में बांटा जाता है। उस लाभ के साथ साथ जोखिम का भी सब में बंटवारा हो जाता है, अर्थात जितने भी स्वामी होंगे उन सब में जो जोखिम है वो बंट जाएगा, क्योंकि उन्होंने मिलकर पूंजी लगाई है। अतः इसमें हम कह सकते हैं कि जोखिम जो है सभी साझेदारों के बीच में बंट जाता है। जो पांचवी हमारी जो मेरिट या लाभ आता है वो है गोपनीयता, सेक्रेसी इज देयर। इस प्रकार के व्यापार में गोपनीयता पाई जाती है, जो कि व्यापार के लिए अनेक समय पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ समझाना चाहूँगा। अगर हम व्यापार में कोई भी निर्णय लेते हैं और वो निर्णय बाहर चला जाता है, हमारे प्रतियोगियों के पास पहुंच जाता है, कंपटीटर्स के पास पहुंच जाता है, तो उस निर्णय को लेने से पहले ही वो अपनी काउंटर स्ट्रैटेजीज बना देते हैं, उसी हिसाब से अपने निर्णय को बदल देते हैं। कुल मिला के हमें जो व्यापार में निर्णय लेने पड़ते हैं उनमें गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक होता है, अन्यथा हमें उसका लाभ नहीं मिलता। इस प्रकार के व्यापार में क्योंकि जो साझेदार होते हैं वो आपस में मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, इसीलिए वो जिस बात को छुपाना चाहें वो बाहर नहीं जाती और गोपनीयता बनी रहती है। गोपनीयता
व्यापार में बनाए रखना आवश्यक भी है, क्योंकि अगर हम व्यापार की गोपनीयता नहीं बनाए रखेंगे, अगर व्यापार की बातें बाहर चली जाएंगी, तो इससे जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो उसी हिसाब से अपने जो हैं वो निर्णय लेंगे और हमारे जो निर्णय हैं वो गलत साबित हो जाएंगे। कुल मिला के ये जो अभी हमने पढ़ा, ये सारे के सारे साझेदारी संगठन के लाभ थे। हमने उसकी मेरिट्स को पढ़ा। उसके बाद हम मूल्यांकन में, क्योंकि हम साझेदारी का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो लाभ के साथ साथ हमें इसकी जो हानियां हैं, जो सीमाएं हैं या जो डीमेरिट्स हैं, उनका भी पता होना चाहिए। सबसे पहली जो सीमा आती है वो है असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी इज देयर। देखिए, साझेदारी में जितने भी साझेदार हैं उनका जो दायित्व है वो असीमित होता है। अर्थात साधारण से शब्दों में मैं अगर आपको बयान करूं तो ये जो साझेदार हैं, अगर कभी व्यापार अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ हो गया, अर्थात साझेदारी फर्म अपने ऋणों को चुकाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो जितने भी साझेदार हैं उनकी निजी संपत्ति को बेचकर जो पैसा आएगा उससे व्यापार के ऋणों को चुकाया जाएगा, क्योंकि जो उनका जो दायित्व है वो सीमित नहीं है बल्कि असीमित है। अर्थात जो पैसा उन्होंने व्यापार में विनियोजित किया है वो तो डूबेगा ही डूबेगा, उसके अलावा जो उनकी निजी संपत्ति है, जो उनका मकान है, जो उनकी अन्य संपत्तियां हैं, उनको बेचकर भी व्यापार के ऋणों को चुकाया जा सकता है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनका जो दायित्व है वो असीमित है, अनलिमिटेड जो है वो लायबिलिटी है। उसके पश्चात जो दूसरी जो लिमिटेशन आती है वो है सीमित पूंजी के साधन, अर्थात जो लिमिटेड रिसोर्सेज आर देयर। देखिए, ये ठीक है कि साझेदारी में 5, 7, 10 लोग हो सकते हैं, सामान्य साझेदारी में 50 भी हो सकते हैं, लेकिन 50 व्यक्ति भी मिलकर बहुत ज़्यादा मात्रा में पूंजी विनियोजित नहीं कर सकते। आज के ज़माने में, आज के दौर में अगर आपको व्यापार करना है तो बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। अर्थात 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ से कुछ नहीं होता। इसके लिए आपको 50,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता भी हो सकती है, जो कि केवल कंपनी संगठन में ही संभव है। तो मैं यहां कहना चाहूंगा कि साझेदारी संगठन की एक जो कमी है, जो सीमा है, वो ये है कि इसमें जो पूंजी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होती। हाँ, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके मुकाबले पूंजी यहां पर ज्यादा होती है, लेकिन कंपनी संगठन के मुकाबले यहां पे पूंजी जो है बेहद कम होती है। उसके पश्चात जो तीसरा हमारा जो इसकी सीमा आ रही है वो है समन्वय का अभाव, लैक ऑफ हार्मनी जिसको हम कहते हैं। देखिए, जब साझेदारी बनती है तो प्रारंभ में तो सब बिल्कुल बढ़िया, सब ठीक ठाक चलता है, लेकिन धीरे धीरे साझेदारों के बीच में मतभेद पैदा हो जाते हैं। वो एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनके बीच में समन्वय और जो सद्भाव है उसका अंत होना शुरू हो जाता है। यानी ये जो व्यापार है इसमें धीरे धीरे समन्वय जो है वो खत्म होता जाता है। उसके पश्चात निरंतरता का अभाव भी इसकी एक कमी है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी जिसको हम कहते हैं। साझेदारी व्यापार में एक बहुत बड़ी कमी जो है वो ये है कि इसमें निरंतरता का अभाव पाया जाता है। जैसे कोई भी साझेदार अगर ये कहता है कि मैं छोड़ के जाना चाहता हूं, तो साझेदारी व्यापार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, या कोई साझेदार पागल हो जाता है, या कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है। इन सभी दशाओं में जो हमारी साझेदारी है वो अपने आप समाप्त हो जाती है। इसीलिए देखने में आता है कि इस प्रकार के व्यापार में जो है निरंतरता नहीं पाई जाती। जो पांचवी जो इसकी कमी है, जो आलोचना इसकी की जाती है, वो है जनता में विश्वास का अभाव, यानी लैक ऑफ पब्लिक फेथ। देखिए, साझेदारी जो बनाते हैं वो आमतौर पे मित्रों के बीच में साझेदारी बनाई जाती है। तो जो मित्र होते हैं वो बाहर बातों को छुपाने में सफल भी हो जाते हैं, और इसी कारण से जो आम जनता है, जो व्यापार के बाहर का वर्ग है, जो बाहर के लोग हैं, वो हमेशा व्यापार के ऊपर शंका की नज़र रखते हैं और शक की नज़र से वो देखते हैं, विश्वास व्यापार के ऊपर नहीं करते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं ये व्यापार में किस प्रकार की क्रियाओं को अंजाम दे रहे हैं। कुल मिला के साझेदारी प्रकार का व्यापार जो होता है उसकी एक कमी ये भी है कि आम जनता इसके ऊपर विश्वास नहीं करती। ये जो अभी हमने किया बच्चों, ये था साझेदारी संगठन का मूल्यांकन जिसको हम कहते हैं। यहां मूल्यांकन में हमने इसके लाभ भी पढ़े, इसकी हानियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त
की। अब मैं यहां कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छे प्रकार का व्यापार है अगर आपका द्वारा किया जाने वाला व्यापार जो है मध्य स्तर का है, अर्थात ना तो बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। अगर आपका व्यापार जो है मध्य स्तर का है तो साझेदारी संगठन बहुत अच्छे प्रकार का व्यापार है, बशर्ते कि साझेदारों के बीच में विश्वास हो और तालमेल हो, तभी ये व्यापार जो है सफल हो सकता है। तो बच्चों, ये अभी अभी हमने इसका मूल्यांकन किया। अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। अन्य शब्दों में, साधारण शब्दों में अगर मैं आपको कहूं कि अब हम करने जा रहे हैं कि साझेदारी और एकल स्वामित्व में क्या क्या अंतर होता है। देखिए, आपने साझेदारी के बारे में भी अभी हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने एकाकी व्यापार के बारे में भी पढ़ा है। अब हम इन दोनों के बीच में अंतर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो अंतर हम करेंगे वो है सदस्यों की संख्या के आधार पर जो अंतर है साझेदारी में और साथ में एकल स्वामित्व में। एकल स्वामित्व में एक ही व्यक्ति स्वामी होता है, एक से ज्यादा व्यक्ति उसमें नहीं हो सकते, क्योंकि वो एकाकी व्यापार है। जबकि साझेदारी में यहां एक से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग व्यवसाय में 10 हो सकते हैं और सामान्य व्यवसाय में 50 भी हो सकते हैं। हम इनको कह सकते हैं, दोबारा से समझ सकते हैं कि सदस्यों की संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक ही व्यक्ति स्वामी होता है, जबकि साझेदारी में अनेक व्यक्ति भी स्वामी हो सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा जो अंतर है वो है अनुबंध। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है वो अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती, अनुबंध की जरूरत नहीं होती, जबकि साझेदारी बनती ही अनुबंध से है। आप और आपका मित्र आपस में साझेदार नहीं है, क्योंकि आपके बीच में अनुबंध नहीं है। ये अनुबंध होगा तभी साझेदारी बनेगी। ये लिखित भी हो सकता है, ये मौखिक भी हो सकता है, लेकिन इसका होना जरूरी है। कुल मिलाके जो दूसरा अंतर है वो ये है कि एकाकी व्यापार में अनुबंध का प्रश्न ही नहीं उठता, जबकि साझेदारी बनती ही अनुबंध से है। जो तीसरा अंतर है वो ये है कि सोल प्रोप्राइटर के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी अधिनियम लागू नहीं होता, जबकि साझेदारी के ऊपर साझेदारी अधिनियम 1932 में जो बना है वो लागू होता है। अर्थात अधिनियम के हिसाब से भी अगर हम देखें तो दोनों के बीच में अंतर है। उसके पश्चात एक और अंतर आता है, वो है पंजीकरण, जिसे इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें या एकाकी व्यापार में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, पार्टनरशिप में आप चाहें तो इसका पंजीकरण करवा सकते हैं। कुल मिलाके अनिवार्य तो साझेदारी में भी नहीं है, लेकिन अगर आप पंजीकरण करवाएंगे तो उससे आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। अर्थात एक दोनों में अंतर यह भी है कि पंजीकरण जो है वो एकाकी व्यापार में नहीं होता, जबकि पार्टनरशिप में हो सकता है। उसके पश्चात जो पांचवा जो अंतर आता है बच्चों, वो है लाभ हानि का बंटवारा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जो कुछ भी व्यापार में लाभ या हानि होगी, एकाकी व्यापार में क्योंकि एक ही व्यक्ति स्वामी है, इसलिए सारा का सारा लाभ भी उसी को मिलेगा और सारी की सारी हानि भी उसे ही उठानी पड़ेगी। जबकि साझेदारी में ये जो लाभ है इसका बंटवारा हो जाता है। जितने भी साझेदार होंगे, किसी को ज्यादा मिल सकता है, किसी को कम मिल सकता है, लेकिन बंटेगा सब में। कुल मिलाके साझेदारी में लाभ और हानि का बंटवारा होता है, जबकि एकाकी व्यापार में लाभ और हानि का बंटवारा नहीं होता। अगला जो अंतर है बच्चों वो है प्रबंध, जिसको मैनेजमेंट कहा जाता है। एकाकी व्यापार में क्योंकि एक ही व्यक्ति स्वामी है, वो स्वयं ही व्यापार का संचालन करता है, प्रबंध करता है, अर्थात वहां पे प्रबंधक एक ही है। जबकि साझेदारी में जितने स्वामी हैं वो सारे भी व्यापार को चलाने में मदद कर सकते हैं, अर्थात वहां प्रबंध जो है अनेक व्यक्तियों के द्वारा मिलकर चलाया जाता है। जो सातवां अंतर आता है बच्चों वो है पूंजी के साधन, जिसको हम कह सकते हैं। एकाकी स्वामित्व में क्योंकि एक ही व्यक्ति स्वामी है, इसलिए पूंजी के जो साधन हैं वो भी सीमित हैं, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में पूंजी धन विनियोजित नहीं कर सकता। जबकि साझेदारी में अनेक व्यक्ति स्वामी हैं और वो मिलकर पैसा लगाते हैं, मिलकर पूंजी लगाते हैं, इसीलिए जो व्यापार है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा जो है या धन जो है, पूंजी जो है लगाई जा सकती है।
आठवां अंतर जो बच्चों आता है वो है हित का हस्तांतरण, जिसको ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। एकाकी व्यापार में या सोल प्रोप्राइटरशिप में एक व्यक्ति जो स्वामी है वो जब मर्जी चाहे अपने हिस्से को किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकता है, अपने व्यापार को किसी अन्य को बेच सकता है। लेकिन साझेदारी में कोई भी साझेदार अपनी मर्जी से अपने हिस्से का या अपने हित का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करना चाहता है तो उसे अन्य साझेदारों की अनुमति पहले लेनी पड़ेगी, उसके पश्चात ही वो इस कार्य को कर सकता है, अन्यथा वो अपने हित का हस्तांतरण या अपने हिस्से का हस्तांतरण नहीं कर सकता। अर्थात एकाकी स्वामित्व में ये किया जा सकता है, मर्जी का मालिक है वो, जबकि साझेदारी में साझेदार मर्जी का मालिक नहीं है। तो बच्चों ये अभी हमने जो पढ़ा ये था साझेदारी और एकाकी स्वामित्व में अंतर। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है साझेदारों के प्रकार, अर्थात टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। कितने प्रकार के साझेदार होते हैं इसको सही ढंग से समझने के लिए हम दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट इज फुल फ्लैश्ड पार्टनर एंड सेकंड इज नॉट फुल फ्लैश्ड पार्टनर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फुल फ्लैश्ड पार्टनर, पूर्ण साझेदार। पूर्ण साझेदार वे साझेदार होते हैं जो पूरी तरह से किसी व्यापार में साझेदार माने जाते हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? सबसे पहला इसमें आता है एक्टिव पार्टनर, सक्रिय साझेदार जिसको हिंदी में कहा जाता है। सक्रिय साझेदार वह साझेदार होता है जो किसी भी व्यापार में जिसने पूंजी भी लगाई है और वो उसमें संचालन में हिस्सा भी लेता है। इसे हम एक्टिव इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये रोज अर्थात दैनिक आधार पर व्यापार में जाता है और वहां पे व्यापार के संचालन में मदद करता है। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज एक्टिव पार्टनर। इसीलिए इसको हम सक्रिय साझेदार कहते हैं क्योंकि ये व्यापार में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाता है। उसके पश्चात जो दूसरा साझेदार आता है वो है बच्चों स्लीपिंग पार्टनर, जिसको हम निद्रालु या स्थिर साझेदार भी कह सकते हैं। निद्रालु साझेदार वह साझेदार होता है जो व्यापार में धन तो लगा देता है, पूंजी तो लगा देता है फर्म में, लेकिन वो व्यापार को या फर्म के संचालन में हिस्सा नहीं लेता, वो दैनिक आधार पर व्यापार में नहीं जाता, इसीलिए उसे स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है। उसके पश्चात जो तीसरा जो साझेदार है बच्चों वो है सीक्रेट पार्टनर, जिसको हिंदी में गुप्त साझेदार कहा जाता है। ये जो गुप्त साझेदार होता है ये वास्तव में व्यापार में पूंजी लगाता है, फर्म में धन विनियोजित करता है, लेकिन आम जनता को इसकी जानकारी नहीं होती कि ये भी इस व्यापार में साझेदार है, इसीलिए इसे गुप्त साझेदार कहा जाता है। मैं आपको यहां कहना चाहूंगा कि बेशक ये जो है गुप्त है, इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन इसका जो दायित्व है वो असीमित ही रहता है। उसके पश्चात जो हमारा अगला यानी बी नॉट फुल फ्लैश्ड पार्टनर्स भी आते हैं, ये अपूर्ण साझेदार होते हैं। अपूर्ण साझेदार वो साझेदार हैं जो पूरी तरह से व्यापार के साझेदार नहीं होते, लेकिन जिन्हें वास्तव में साझेदार माना जाता है। ये कौन कौन है? जैसे नंबर 1 इसमें आता है नाम मात्र के साझेदार। इसको आप जो है नॉमिनल पार्टनर कह सकते हैं, नाम मात्र के साझेदार। ये ना तो व्यापार में पूंजी लगाते हैं, ना ही व्यापार में संचालन में हिस्सा लेते हैं, अर्थात इनका किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं होता। ये सिर्फ अपने नाम का इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। राम और श्याम दो व्यक्ति मिलकर जो है व्यापार कर रहे हैं, उन्होंने साझेदारी बनाई है, लेकिन उनका जो साझेदारी व्यापार है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तौर पे चल नहीं रहा है। अब उन्होंने क्या किया? उनका एक और तीसरा मित्र है जो है बहुत बड़ा फिल्म स्टार जो है अक्षय कुमार। अब वो उनके मित्र हैं। अब अक्षय कुमार को उन्होंने मना लिया और अक्षय कुमार भी साझेदारी में शामिल हो गए। कौन सा साझेदार बन गए? नाम मात्र का साझेदार। अब क्या हुआ? ना उन्होंने पूंजी लगाई, ना वो संचालन में हिस्सा ले रहे हैं। जो तीसरा साझेदार आया अक्षय कुमार, उनका जैसे ही नाम जुड़ा तो हमारी फर्म की ख्याति में वृद्धि हो गई और राम और श्याम का व्यापार बड़ी तेजी से क्या होने लगा?
चलने लगा। आमतौर पे एक पिता अपने पुत्र की मदद करने के लिए या एक मित्र जो बहुत बड़ा बन चुका है अपनी ज़िंदगी में, जैसे कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, वो अपने मित्र की मदद करने के लिए अपने नाम का इस्तेमाल करने की अनुमति वहाँ पे दे देता है। इस प्रकार के साझेदार को नाम मात्र का साझेदार कहा जाता है। उसके पश्चात जो दूसरा साझेदार आता है वो है प्रदर्शन द्वारा साझेदार। इसको कहते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट या इसे पार्टनर बाय एस्टॉपल भी कहा जाता है। ये ऐसा साझेदार है जो वास्तव में साझेदार नहीं है, लेकिन वो इस तरह का व्यवहार करता है कि जिससे जाहिर होता है कि ये भी क्या है, साझेदार है। इससे क्या होता है, प्रदर्शन के द्वारा उसको साझेदार माना जाता है। जैसे राम और श्याम बैंक में लोन लेने जा रहे थे, उन्हें रास्ते में एक और आदमी मिल गया जिसका नाम है मोहन। अब मोहन भी उनके साथ बैंक में चला गया और बैंक में तीनों ने बैठकर बैंक से डिमांड की कि हमें लोन दीजिए। वहाँ पे मोहन साझेदार नहीं है, लेकिन वो व्यवहार कर रहा है कि वो भी व्यापार का साझेदार है। ये उसे भी उस ऋण को चुकाने में साझेदार माना जाएगा, क्योंकि जब लोन ले रहे थे तो उस वक्त वो ऐसा प्रदर्शन कर रहा था जिससे ये जाहिर हो रहा था कि ये भी क्या है, साझेदार है। इस प्रकार का साझेदार जो साझेदार नहीं है लेकिन अपने व्यवहार से ऐसा प्रदर्शन करता है कि वो भी साझेदार है, उसे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के नाम से या पार्टनर बाय एस्टॉपल भी कहा जाता है। उसके बाद जो तीसरे प्रकार का जो हमारा साझेदार आता है वो है सीमित साझेदार। इसे लिमिटेड पार्टनर के नाम से पुकारा जाता है। यह वह साझेदार है जिसका जो दायित्व है वो सीमित होता है। कहां तक सीमित होता है, उसके द्वारा फर्म में लगाए गए धन तक, अर्थात जितना पैसा उसने फर्म में लगाया है, साझेदारी व्यापार में लगाया है, उसका दायित्व उतने तक ही सीमित होता है। उसके अलावा व्यापार को जितनी मर्जी हानि हो जाए उससे 1 रुपया भी वसूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका जो दायित्व है वो सीमित है। कहां तक सीमित है, उसके द्वारा विनियोजित की गई पूंजी तक ही सीमित है, इसीलिए उसे सीमित साझेदार के नाम से पुकारा जाता है। उसके पश्चात जो चौथा हमारा साझेदार आता है बेटा, वो है अवयस्क साझेदार, जिसे हम माइनर पार्टनर के नाम से पुकारते हैं। अवयस्क साझेदार वह साझेदार है जो कानूनन अभी बालिग नहीं हुआ है, अर्थात वो अभी अवयस्क है, यानी कानून की नज़र में अभी उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। ऐसे साझेदार को अवयस्क साझेदार कहा जाता है। वैसे तो अवयस्क को साझेदार बनाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर अन्य साझेदार चाहें तो उसे लाभ के लिए साझेदार बनाया जा सकता है। इस प्रकार का व्यक्ति जो साझेदारी में मौजूद है, साझेदार के तौर पे कार्य कर रहा है, लेकिन वो अभी 18 वर्ष का नहीं हुआ है, उसे अवयस्क साझेदार कहा जाता है। उसके पश्चात हमारा जो पांचवा और अंतिम प्रकार आता है साझेदारों का, वो है केवल लाभ में साझेदार। इसे कहते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, अर्थात ये ऐसा साझेदार होता है जिसे सिर्फ लाभ में ही हिस्सा प्राप्त होता है, हानि में इसे किसी भी तरह की भागीदारी नहीं मिलती। जैसे राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, वो आपस में साझेदार हैं, वो तीसरे किसी व्यक्ति को शामिल करना चाहते हैं, अपने मित्र को, लेकिन वो मित्र डरता है कि कहीं हानि ना हो जाए, तो राम और श्याम ने क्या किया, उसको मना लिया कि लाभ होगा तो उसमें आपको हिस्सा देंगे, अगर हानि होती है तो हम दोनों ही उठाएंगे, आपको हानि में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार का वो जो साझेदार जिसे केवल लाभ में हिस्सा मिलता है, उसे पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली कहा जाता है। इसे केवल लाभ में ही हिस्सा मिलता है, हानि में इसे किसी भी तरह की भागीदारी नहीं मिलती। तो आज हमने यहाँ पर किया, सबसे पहले तो साझेदारी का मूल्यांकन हमने यहाँ किया, जिसमें हमने समझा कि इसके क्या लाभ होते हैं, क्या इसकी हानियाँ हैं। उसके पश्चात हमने जो दूसरी चीज़ यहाँ पे पढ़ी, वो हमने पढ़ी कि साझेदारी और एकाकी व्यापार में क्या क्या अंतर है। उसके पश्चात तीसरा जो हमारा यहाँ पे टॉपिक था वो था साझेदारों के प्रकार, कि साझेदार कितने प्रकार के हो सकते हैं।